आपका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। भूगोल वैकल्पिक विषय से संबंधित लास्ट वीडियो के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि यदि हमें टॉपिक तैयार करना है तो पहले नेचर ऑफ टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का जहां एक तरफ विश्लेषण करना है और उसके आधार पर एक अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी है, वहीं दूसरी तरफ एग्जामिनेशन के डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए हमें किसी टॉपिक को आवश्यकता अनुरूप महत्व या समय देना है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल के सेक्शन को तैयार करना है। लास्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह क्लियर किया था कि एग्जामिनेशन के डिमांड और साथ में सब्जेक्ट के नेचर को देखते हुए भी हमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु विज्ञान है। और यदि आप इस टॉपिक को तैयार करते हैं तो कम से कम आप एक कंपलसरी क्वेश्चन यानी कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में जो आता है उसे तो अटेम्प्ट करेंगे ही, साथ में एक प्रश्न सेक्शन 1 से 50 नंबर का यहाँ से आता ही आता है। यानी इस सेक्शन को तैयार करके आप 60 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। और यह एक ऐसा सेक्शन है जिसे एक बार आप समझ गए तो दोबारा दूसरी बार जो है इसे कोई तैयार करने में आपको एफर्ट नहीं लगाना रहेगा। और साथ में इस सेक्शन की सहायता से आप सामान्य अध्ययन का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, उसे भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि सामान्य अध्ययन की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो जीएस का फर्स्ट पेपर है वहाँ भी इस सेक्शन से एक प्रश्न आते ही आते हैं। तो कुल मिलाकर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करते हुए आपको बताया था कि इस सेक्शन के अंतर्गत हमें वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना है और यह समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन से किसी भी क्षेत्र का में मौसम प्रभावित होता है और मौसम की सामान्य विशेषताओं के आधार पर अंततः हमें जलवायु प्रदेश को पहचानना है। यानी पहले हमें मौसम में होने वाले परिवर्तन को समझना है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसे भी हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाने का प्रयास किया था। आज उसे ही एक एक करके हमें समझने का प्रयास करना है और कहीं ना कहीं तापमान से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले हमें फोकस करना है। यह भी ध्यान रखना है कि जब आप जलवायु विज्ञान के टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो इस टॉपिक को समझने के लिए साइंस की सहायता लेनी होती है। और जहाँ तक संभव होगा मैं साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए पहले आपको मौसम या जलवायु विज्ञान के टॉपिक को समझाने का प्रयास करूँगा। जब आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा तब उसके बाद उस टॉपिक को ध्यान में रखकर यानी उस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखकर या आधार बनाते हुए फिर मैं आपको यह क्लियर करूंगा कि किस प्रकार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आपको जवाब देते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। मैं पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में जो यहाँ स्लाइड यूज करूँगा उसे एक हिंट के रूप में आपके सामने रखूँगा कि देखिए इसी प्रकार से आप समझे हुए टॉपिक को आधार बनाकर किसी टॉपिक पर अपना नोट्स बना सकते हैं। यानी जैसा कि मैंने पहले भी आपको हिंट दिया था यानी स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि टॉपिक को पहले समझिए, उसके बाद उस पर अपना एक सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, जिस सिनॉप्सिस के आधार पर आपको कहीं ना कहीं उस टॉपिक को बार बार सोचने और समझने का एक इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन या आधार मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये देखना होता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम आंसर देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए मौसम या जलवायु विज्ञान के टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वह है टेम्परेचर और तापमान मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यदि इस टॉपिक को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनता है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बजट यानी ऊष्मा बजट की संकल्पना को आधार बनाकर यानी इसे आपको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इस सेक्शन से
यानी यहाँ से एक शॉर्ट नोट्स आने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार इंसोलेशन, जिसे हिंदी में सूर्यतप भी कहते हैं, यानी इंसोलेशन या सूर्यतप से भी शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, इसलिए यहाँ इस टॉपिक को भी शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। और इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है कि वह कौन कौन से कारक हैं जो तापमान को निर्धारित करते हैं, यानी फैक्टर डिटरमिनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तापमान के को निर्धारित करने वाले कारकों के आधार पर आपको पृथ्वी की सतह पर तापमान के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण को समझना है। यानी इस सेक्शन से आपको दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें या उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर तापमान के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण पर या केवल क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वितरण पर टिप्पणी करें। उसके बाद अगर आप तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण को समझ लेते हैं तो उससे इसी से संबंधित जो टॉपिक बनता है वह है थर्मल लैप्स रेट, जिसे हिंदी में ताप ह्रास दर कहते हैं। यह टॉपिक भी शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का संबंध सिलेबस में दिए गए टॉपिक यानी वायुमंडलीय स्थिरता एवं अस्थिरता से। तो ध्यान रखिए कि मौसम या जलवायु विज्ञान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह तापमान है। इसे आपको आराम आराम से धैर्यपूर्वक समझना है। और यहाँ तक समझने के बाद जो ये लास्ट का टॉपिक है थर्मल इन्वर्जन यानी तापीय विलोमता, इसे आधार बनाते हुए आपको इस टॉपिक को अंततः जब आप मौसम में होने वाले परिवर्तन को समझ लेंगे, यानी बेसिक लेवल पर तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वर्षण जैसी प्रक्रिया को समझ लेंगे, तब अंत में तापीय विलोमता किसे कहते हैं और तापीय विलोमता का मौसम में परिवर्तन से क्या संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिलेबस के इस टॉपिक को आप ब्रेक करके अलग अलग इस चैप्टर के रूप में तैयार करते हैं तो इतने सेक्शन बनते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप समान अध्ययन के पास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को पर भी ध्यान देंगे तो यह पाएंगे कि तापीय विलोमता से आप क्या समझते हैं और इसका मौसम में होने वाले परिवर्तन से क्या संबंध है, यह प्रश्न आ चुका है। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं ये समान अध्ययन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब आप इसे तैयार कर रहे हैं तो तैयार करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप केवल वैकल्पिक विषय के दृष्टिकोण से ही आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ में आप सामान्य अध्ययन के लिए भी अपने टॉपिक को तैयार करते चल रहे हैं। बस करना क्या है कि अगर आप जैसे टॉपिक मौसम या जलवायु विज्ञान के टॉपिक को कवर कर लेंगे, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करते रहिएगा। और इस टॉपिक से अगर आपका टच बना रहेगा तो एक ऐसा स्टैटिक टॉपिक है यानी मौसम या जलवायु विज्ञान, जिस पर एक बार आपका नोट्स बना हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है और उसे ही आपको सिर्फ क्या करना है, आधार बनाकर मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जाकर सीधे लिखना है, इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं वह वर्ड है टेम्परेचर, यानी आखिर ये टेम्परेचर है क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यानी पहले हम किसे महत्व देंगे, पहले हम टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अंततः देखेंगे कि इसके अंतर्गत जितने भी ये सेक्शन आ रहे हैं उसको हम कैसे वन बाय वन तैयार करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आखिरकार यह तापमान है क्या।
तो यदि आप विज्ञान की किताबों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि तापमान एक प्रकार का मापक या स्केल होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि जब तक आपको हीट की समझ नहीं होगी कि आखिर हीट किसे कहते हैं, तब तक आप आने वाले टॉपिक को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस सेक्शन में आपको विज्ञान की सहायता से वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमें ऊष्मा के बारे में एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि आखिरकार हीट होता क्या है। टेम्परेचर रूपी स्केल से हम इसका मापन अगर करते हैं तो इसका मापन करने के बाद यदि हम इसकी सहायता से वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो इसका मौसम में होने वाले परिवर्तन से क्या संबंध है। तो जैसा कि आम आदमी से अगर पूछिएगा कि हीट क्या है तो उनका सीधा और सरल जवाब होगा जिससे हमें गर्मी या ठंडक का एहसास होता है। विज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए तो कहेंगे हीट क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और अगर देखा जाए तो हम जब हीट को मेजर करने की जो बात है तो इसके लिए हम जिस स्केल का यूज़ करते हैं तो कहते हैं तापमान अधिक हो गया या कम हो गया। तो जब कभी भी हम यह कहते हैं कि तापमान में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, इसका मतलब हीट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो पहले हमें हीट के बारे में समझना है, क्योंकि जब तक हमें ऊष्मा की समझ नहीं होगी तब तक हम ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित पूछे गए या पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर इसी तापमान की बात करें तो भूगोल की किताबों में अगर इसका अध्ययन करेंगे तो कुछ इसके बारे में भी लिखा रहेगा, लेकिन इसका वर्णन यानी हीट का वर्णन संक्षेप में होने के कारण, शॉर्ट में होने के कारण कई बार जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है उन्हें भूगोल की किताबों में मौसम या जलवायु विज्ञान को समझने में डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप पहले क्लास में जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, और समझने के बाद जितनी बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा उनमें उनसे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको स्लाइड के माध्यम से एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा या उसे रिवाइज कराऊंगा। उसे फिर आप आधार बनाकर अपना नोट्स बना लीजिएगा। फिर आप यह देखिएगा कि आपको पीडीएफ नोट्स का यूज़ करना है या बुक का यूज़ करना है, क्योंकि जो बातें किताबों में स्पष्ट नहीं होंगी उन्हें मैं क्या करूँगा, यहाँ स्पष्ट करते चलूँगा। अब यहाँ देखिए कि अगर आप भूगोल की किताबों में पढ़ेंगे और मौसम या जलवायु विज्ञान के चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो वहाँ यह पाएंगे कि तापमान के संदर्भ में कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि तापमान मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अब ध्यान दीजिए, तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तापमान का अध्ययन करते समय हमें यह समझना है कि किस प्रकार तापमान मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों है। और ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप पर्यावरण के दृष्टिकोण से या पर्यावरण भूगोल से संबंधित किसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पाएंगे कि तापमान के संदर्भ में कुछ इस प्रकार से वर्णन किया जाएगा कि तापमान प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है।
अगर ऐसा नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, यानी पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में जो वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है, उसे आज एक वैश्विक स्तर पर सबसे जटिल पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में नहीं लिया जाता, क्योंकि पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि के कारण केवल मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानव की जीवन शैली पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं, तो कहीं अधिक बारिश हो जाती है, कहीं कम बारिश हो जाती है, और मौसम जनित प्रकोप के कारण आपदा की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यदि हमें प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करना है और मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों को भी समझना है, तो इसके लिए हमें मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले तापमान से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही है, विषय की समझ को विकसित करने की दृष्टि से भी यह एक फंडामेंटल टॉपिक है। और इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें यह विचार करना होगा कि आखिर ये हीट है तो क्या है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे तो फिर यह विचार करेंगे कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में आखिर तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्यों है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक अलग सेक्शन है, वहाँ पर इसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए नेक्स्ट अगर पॉइंट पर विचार करें और ये वर्ड सामने आता है ऊष्मा, बोलचाल की भाषा में, जिससे हमें गर्मी और ठंडक का एहसास होता है, और विज्ञान की भाषा में हीट क्या है तो ऊर्जा का एक रूप है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हीट ऊर्जा का एक रूप है तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऐसा करके हम टॉपिक को डेराइव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और इस कंक्लूजन पर आ गए कि हमें सूर्य से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी पृथ्वी को अगर सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती तो आज एक पृथ्वी लिविंग प्लैनेट नहीं होता है। तो हमें अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कैसे हो रही है और उसका हीट से क्या संबंध है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आगे बढ़ने के पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमेशा इस 5 वर्ड को दिमाग में रखकर चलना है कि किसी भी टॉपिक का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझना है कि उस टॉपिक का फंडामेंटल क्या है। पहले फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए आपको सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना है। मैं बीच में रुककर इसलिए ये आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आपको लगेगा कि भाई हमें तो टेम्परेचर टॉपिक पढ़ना है, हीट बजट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे यह बता दें, उनका उत्तर कैसे लिखना है यह समझा दें। इस प्रकार की तैयारी करके आप यूपीएससी को क्वालिफाई अगर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करने की प्रक्रिया में ही उलझ जाएंगे। यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करती है? यूपीएससी यह चाहती है कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी विषय वस्तु पर सही दिशा में नहीं सोच सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना है, एक क्रम में आगे बढ़ना है। और जब सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ें तो आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए डेरिवेटिव स्टडी करने की, चीज़ों को डेराइव करने की। कि जैसे अभी हमने हिंट दिया कि तापमान एक वर्ड आया तो आपने इसके फंडामेंटल को क्लियर करने की कोशिश किया। तापमान क्या है? तो कहा कि एक स्केल है जिससे हम
डेराइव करके क्या आपने सोचा, जिससे हम किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन करते हैं। फिर आपने अपने कॉमन सेंस को अप्लाई किया, कहा कि अच्छा ऊष्मा मतलब गर्मी और ठंडक का एहसास। फिर आपके पास फंडामेंटल अगर है तो बोलेंगे ऊष्मा तो ऊर्जा का एक रूप है। फिर आपने सोचा पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कहा कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य है। ऐसे करते करते आप डेराइव करते हुए टॉपिक को पहले बेहतर ढंग से अगर समझ जाते हैं तो आने वाला टॉपिक समझना आपके लिए और भी आसान होगा। कई बार आपको लगेगा ऐसे पढ़ेंगे तो समय बहुत लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआती दौर में जब आप फाउंडेशन तैयार करेंगे तो थोड़ा सा तो समय देना होगा, और फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना ही बिल्डिंग ऊंची बनेगी। इसलिए फाउंडेशन को तैयार करते समय कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और उसके बाद देखिएगा जैसे आपके अंदर ये डेरिवेटिव स्टडी यानी चीज़ों को डेराइव करने आ जाएगा तो आप एक के बाद एक अपने ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से कई टॉपिक को तैयार कर पाएंगे। अब देखिए जब यहाँ तक आप आ जाते हैं तो एक स्किल आपके अंदर होना चाहिए डेरिवेटिव के बाद कंपैरेटिव स्टडी करने की, तुलनात्मक अध्ययन करने की, कि अगर एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो उसको दूसरे कॉन्सेप्ट से कंपेयर करके देख रहे हैं कि वो कैसे दोनों के बीच में सिमिलरिटी है और किस आधार पर दोनों अलग हैं। और जब आपके अंदर कंपैरेटिव स्टडी करने आ गया तब कई सारे कॉन्सेप्ट को जोड़कर आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड अप्रोच को डेवलप करने के बाद आप उसे चाहें तो डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसके आधार पर आप अप्लाइड स्टडी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो एक बेहतर आंसर लिखने का अगर जो प्रारूप हो सकता है, जो मॉडल हो सकता है, उसमें अगर आपने क्वेश्चन का आंसर लिखने के क्रम में सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखकर उस टॉपिक के फंडामेंटल्स को क्लियर कर दिया, फिर क्रम वाइज सिस्टमैटिक वे में एक एक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आवश्यकता पड़ रही है तो उसे कंपेयर करके और अंततः कंक्लूड कर दे रहे हैं, निष्कर्ष पे आ जा रहे हैं, और फिर अगर उसका डे टू डे लाइफ से लिंक है यानी वास्तविक जगत से कोई संबंध है, मानव समुदाय से कोई संबंध है, तो उसको वहाँ ले जाकर जोड़ दे रहे हैं। तो आपने क्या किया, इसी को लोग बोलते हैं कि आपके अगर आंसर में करंट का एग्जाम्पल, डे टू डे लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका अगर उदाहरण रहेगा तो यूपीएससी का जो आंसर चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आपने जो विषय को तैयार किया है उसको तैयार करते समय यानी तैयारी करते समय आपने जल्दीबाजी नहीं दिखाई है, बल्कि एक सही पैटर्न में विषय को समझते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास किए। यह एक बेसिक फॉर्मेट है जिसको ध्यान में रखकर आपको टॉपिक को तैयार करना है। तो आप कहेंगे कि ये फॉर्मेट जो मैंने यहाँ बीच में दिया तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे सामने भी फंडामेंटल्स क्या है कि आखिरकार पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो पहले तो हम यही समझे ना कि पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति अगर हो रही है तो किस प्रकार से हो रही है। तो यदि हम ये पृथ्वी है और वायुमंडल है, मान लीजिए कि पृथ्वी को सूर्य से जो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है वो 100 इकाई हो रही है, 100 यूनिट। अब यहाँ साइंस क्या है उसे देखिए कि सूर्य पर हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है और इनके फ्यूजन से जहाँ हीलियम बनता है वहीं हीलियम के बनने के साथ ऊर्जा का निष्कासन भी होता है। आपने स्कूल लेवल पर भी यह अध्ययन किया होगा कि नाभिकीय संलयन की जब प्रक्रिया होती है तो जो मैटर है यानी नाभिकीय ऊर्जा का ही इस विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रेडिएशन एनर्जी में परिवर्तन होता है। अगर आपने आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा E=mc², यानी आइंस्टीन ने ही पहली बार यह स्पष्ट किया था कि मैटर भी एनर्जी में चेंज कर सकता है, यानी कहीं ना कहीं पदार्थ का भी ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। और इसको स्पष्ट करने के आधार पर ही उन्होंने अपने इस सिद्धांत को दिया था, जिसके आधार पर आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो सूर्य है वहाँ हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होने पर
जब हीलियम का फॉर्मेशन होता है तो नाभिकीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है और यही विकिरण ऊर्जा की प्राप्ति पृथ्वी को होती है। और पृथ्वी की ओर जो विकिरण ऊर्जा आती है उसे अगर आप देखें तो जिसे हम देख पाते हैं उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कहा कि भूगोल क्या है, ऑब्जर्वेशन साइंस भी है। जिसे हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं या जिसे हम महसूस कर पाते हैं उसे ही हम पहले अध्ययन का आधार बनाते हैं। तो यदि मान लीजिए कि पृथ्वी को 100 इकाई सौर विकिरण की प्राप्ति होती है, सोलर रेडिएशन की प्राप्ति होती है, जिसे सौर ऊर्जा भी कहते हैं। यदि 100 इकाई सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है तो ये इसे कह सकते हैं यह 100 इकाई सौर ऊर्जा हमें किस रूप में प्राप्त हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा के रूप में। अब समझिए, यदि इस 100 इकाई में से मान लीजिए कि 50 इकाई सौर ऊर्जा का हरे वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इस सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या इसे हीट कहेंगे, यानी इसे ऊष्मा कहेंगे? तो कहेंगे कि जिस 50 इकाई सौर ऊर्जा को हरे वनस्पति अवशोषित करके बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे हीट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, H2O और प्लस सौर ऊर्जा के कारण ही जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है और प्लस ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन यानी कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण हुआ, यह वास्तव में क्या है, यहाँ पर यह जो सौर ऊर्जा है यही फिर से मैटर में चेंज कर गया, बायोमास एनर्जी में। अब सोचिए कि जहाँ सूर्य पर नाभिकीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, वहीं हरे वनस्पति के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय जब सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है तो फिर से इस विकिरण ऊर्जा का मैटर में परिवर्तन हो गया, यानी बायोमास एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। तो इसे हम हीट नहीं कहेंगे, बल्कि यह ऊर्जा का एक अलग रूप है जिसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर 50 इकाई सौर ऊर्जा का अवशोषण वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के द्वारा होता है, और इस सौर ऊर्जा के अवशोषण से यदि तापमान में वृद्धि होती है तो इसे हम हीट कह सकते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा कि यदि पृथ्वी को 100 इकाई सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उस 100 इकाई सौर ऊर्जा में से मान लीजिए कि 50 इकाई सौर ऊर्जा को हरे वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हीट नहीं कहते हैं। इससे तापमान में, पृथ्वी के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं जो अगर 50 इकाई सौर ऊर्जा का अवशोषण 50 इकाई सौर ऊर्जा का अवशोषण वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ पृथ्वी की सतह के द्वारा होता है और इससे अगर तापमान में वृद्धि हो रही है तो कहेंगे पृथ्वी का हीट बढ़ गया। अब सोचिए, यहाँ पर हमने इन सारी बातों को क्यों समझाया? आपको लगेगा ये तो साइंस है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से, फर्स्ट क्लास से ही मैं आपको एश्योर करते चल रहा हूँ कि अगर मैंने आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के टॉपिक को तैयार कराते हुए आपको सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुझे अपना मार्गदर्शन देना है, तो मैं यह मान कर चलूँगा कि केवल ऑप्शनल ही नहीं बल्कि जहाँ तक संभव हो समान अध्ययन की तैयारी में भी आपको इस विषय को लेने से लाभ हो। क्योंकि यह हो सकता है सभी के लिए पॉसिबल ना हो
कि वो साइंस पहले से पढ़े हों या उनका साइंस बैकग्राउंड हो, और जिन्हें इसकी समझ नहीं होगी उन्हें आगे आने वाले टॉपिक को समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो कम से कम यहाँ आप जो पहले से पढ़े भी होंगे उन्होंने क्या रिवाइज कर लिया कि पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, अगर उसमें हम हरे वनस्पति को भी शामिल कर ले रहे हैं तो और तब ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है उन सभी का परिवर्तन हीट में नहीं होता है। अब यहाँ सोचिएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को आधार बनाते हैं और यह सोचते हैं कि यदि हम जैसे जैसे पृथ्वी की सतह पर वनस्पति की सघनता बढ़ती जाएगी, वृक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ेगा, तो इधर डिमांड बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, वैसे वैसे इधर सप्लाई क्या होगा? कम होगा। जब इधर सप्लाई कम होगा तो पृथ्वी के तापमान में भी कमी आ सकती है। और वहीं अगर हम वृक्षों को काटते जाते हैं तो जो इधर डिमांड है वो घटता जाएगा, तो उधर सप्लाई क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और इससे पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि होने लगेगी। तो अब सोचिए कि अगर आप इस प्रकार की बातों को सोच रहे हैं कि वनस्पति की सघनता के कम होने से तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति की सघनता के अधिक होने पर तापमान में कमी कैसे आएगी, तो इसका मतलब आप मौसम विज्ञान का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कहीं ना कहीं वातावरण यानी पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते समय यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का तापमान से क्या संबंध है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने क्लियर किया था कि जब तक हम जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो पहले एक आइडियल एटमॉस्फेयर, एक आदर्श वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, यानी एक ऐसे वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं जहां मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए जब तक हम लोग मौसम विज्ञान का अध्ययन करेंगे तब तक इस हरे वनस्पति के बारे में या मानव जनित गतिविधियों के बारे में विचार नहीं करेंगे। अब चलिए, इतनी बातों को अगर हम कंक्लूड करें तो ये तो समझ में आ गया कि जो पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उस सौर ऊर्जा का वायुमंडल पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषण होता, और सौर ऊर्जा का अवशोषण भी होता है और उससे तापमान में वृद्धि होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि तापमान में वृद्धि होती है तो आखिरकार ये हीट है तो क्या है? ये तो समझ में आ गया कि मैटर एनर्जी में कैसे चेंज किया, यानी नाभिकीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हुआ। ये भी समझ में आ गया कि पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है उसका कैसे परिवर्तन हो रहा है, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज कर रहा है। लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हीट है तो क्या है। तो अब हमें यह समझना होगा ना कि आखिर ऊष्मा कहेंगे तो किसे कहेंगे। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं हीट के बारे में। तो हीट के बारे में समझने के लिए अब सोचिए क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि सोचिए कि अगर हमें ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन करनी है तो यहाँ पर दो वर्ड आ गया ना, ऊष्मा और दूसरा बजट। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है आदान प्रदान, इनपुट आउटपुट का लेखा जोखा, आगत निर्गत का लेखा जोखा। तो अगर हमें पहले हीट की समझ ही नहीं होगी, यानी हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो हमें यह नहीं पता रहेगा कि हीट का आदान प्रदान कैसे होता है, तो हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हीट बजट होता क्या है, और हम ये कैसे समझा पाएंगे कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में या पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच में वो कैसे होता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें किसकी समझ होनी चाहिए? पहले हमें हीट का फंडामेंटल्स जो होता है, यानी ऊष्मा की मौलिक संकल्पना, उस पर हमारी एक बेहतर समझ होनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि अभी आपके सामने हमने कहा कि हीट क्या है, तो सीधी सी बात है जिससे हमें गर्मी और ठंडक का एहसास होता है। हीट क्या है? जिसे हम टेम्परेचर रूपी स्केल से मेजर कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठ रहा है, ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ ना, इसे तो सिर्फ हम देख पा रहे हैं, हमें इसके साइंस को समझना है। तो इसके साइंस को समझने के लिए दो वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक है सेंसिबल हीट, जिसे हिंदी में कहते हैं संवेदनशील ऊष्मा, और दूसरा हीट है लेटेंट हीट, जिसे हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा।
शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। शाब्दिक अर्थ के द्वारा भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, जैसा कि सेंसेबल हीट से ही यह स्पष्ट हो जा रहा है कि एक ऐसा हीट जिसे हम महसूस कर सकें, महसूस कर पाते हैं, यानी कह सकते हैं जिससे हमें गर्मी या ठंडक का एहसास होता है। एक ऐसा हीट जिसका मापन तापमान के स्केल से किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि जिस हीट को हम महसूस कर पाते हैं, जिसका मापन तापमान रूपी स्केल के द्वारा किया जा सकता है, आखिरकार इस सेंसेबल हीट का साइंस क्या है? तो इस सेंसेबल हीट के साइंस को समझने के लिए आपको कुछ ऐसे विचार करना होगा कि मान लीजिए कि कोई भी मैटर है, पदार्थ है, वह पदार्थ अणुओं से बना होता है, मॉलिक्यूल से। अब सोचिए, चाहे वो पदार्थ ठोस अवस्था में हो या तरल अवस्था में हो या वह गैसीय अवस्था में हो, उनमें मॉलिक्यूल्स होंगे। अब सोचिए कि अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, जब ठोस पदार्थ की बात होगी तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऐसे पास पास होंगे। जब तरल पदार्थ की बात करें तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी ठोस पदार्थ की अपेक्षा अधिक होगी। गैसीय पदार्थ की बात करें तो मॉलिक्यूल्स और भी दूर दूर होंगे। अब ध्यान दीजिए कि यदि आप इस मॉलिक्यूल की जगह अपने आप को ले लीजिए, या हम लोग अपने आप को ही एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि एक बहुत बड़े हॉल में कई लोग एक साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर जिस चेयर पर वो बैठे हुए हैं, इमेजिन कीजिए एक साथ एक हॉल में 400-500 लोग बैठे हुए हैं, दोनों की बीच की दूरी बहुत कम है, पास पास बैठे हुए हैं, और जिस चेयर पर बैठे हुए वो चेयर जो है व्हील चेयर है, उसमें चक्का लगा हुआ है। अब अगर सोचिए, इमेजिन कीजिए एक बड़े से हॉल में एक पास पास बैठे हुए लोग जिस व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, अगर उसे तेज घुमाना शुरू कर दें तो उनके उस चेयर के घूमने के साथ जैसे जैसे उस चेयर की गति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आसपास के लोग एक दूसरे से टकराने लगेंगे। जब वो आपस में टकराएंगे तो कहीं ना कहीं घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, और उनके टकराने से जो हीट जनरेट होगा उसे ही आप कह सकते हैं सेंसेबल हीट। ठीक उसी प्रकार से हर पदार्थ अणुओं से बना होता है, और जो अणु हैं, इन अणुओं की अपनी क्या हो सकती है? गतिज ऊर्जा हो सकती है। ये अपनी जगह पर ही क्या है, ऐसे गति कर सकते हैं, और इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसकी गतिज ऊर्जा के कारण जो है, अगर ये आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से अणुओं की गतिज ऊर्जा की जितनी मात्रा का या अनुपात का हीट में परिवर्तन होता है, उसे ही हम सेंसेबल हीट कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि सेंसेबल हीट का मतलब क्या हुआ? अणुओं की गतिज ऊर्जा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होता है। अब ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रभाव और कारण के संदर्भ में उसे समझने का प्रयास कीजिए। और भूगोल कहता है कि पहले प्रभाव फिर कारण, तो हमें महसूस या एहसास किसका होगा? तापमान के बढ़ने और घटने का, सेंसेबल हीट का। तो जैसे जैसे सेंसेबल हीट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा का सेंसेबल हीट में परिवर्तन हो रहा है। यानी यह सेंसेबल हीट क्या है? प्रभाव है, और यह इसके लिए क्या है? कारण है। अब इसको आधार बनाकर आप कुछ ऐसे कह सकते हैं कि सेंसेबल हीट का, संवेदनशील ऊष्मा का अणुओं की गतिज ऊर्जा से सीधा संबंध होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। यानी जैसे कहा गया
कि पानी गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है सेंसिबल हीट बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का हीट में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कह रहे हैं पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब सेंसिबल हीट बढ़ रहा है, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा का हीट में परिवर्तन हो रहा है। तो जब कभी भी हम कुछ ऐसा कहते हैं कि टेम्परेचर तापमान में वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम प्रभाव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अणु हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है, उनके बढ़ने से गतिज ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है। तो सेंसिबल हीट का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? अणुओं की गतिज ऊर्जा से। अब ये एक कॉन्सेप्ट था कि सेंसिबल हीट किसे कहते हैं, तो कहेंगे हीट वह हीट जिससे हमें गर्मी या ठंडक का एहसास होता है, वह हीट जिसे हम टेम्परेचर रूपी स्केल से मेजर कर सकते हैं। इस हीट का डायरेक्ट रिलेशन अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा की वह मात्रा जिसका ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि लेटेंट हीट क्या है, गुप्त ऊष्मा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो भूगोल की क्लास में हूँ और ये साइंस की बातें क्यों की जा रही है। यही ज्योग्राफी का एसेंस है कि जब आप भूगोल को तैयार करेंगे तो इसे समझने के लिए आपको अन्य विषयों की सहायता लेनी है, और आप भूगोल की तैयारी करने के साथ साथ आप सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों को भी तैयार करते हुए चलेंगे। जब तक सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन की भूमिका सीमित थी, तब तक भूगोल विषय का अध्ययन करने वाले लोग जो है वही इस विषय का चयन करते थे जिनका या तो बैकग्राउंड होता था या जिनका इस विषय में इंटरेस्ट होता था। आज के समय में जब सामान्य अध्ययन की भूमिका इतनी अधिक हो गई है, वहाँ पर भूगोल विषय को समझे बिना आप सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों को उतनी आसानी से नहीं समझ सकते। यानी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और यह मैंने स्टार्टिंग से ही आपको समझाने का प्रयास किया है कि, और मैं कोशिश करूंगा कि बार बार मैं आपको याद दिलाता रहूं कि आप भूगोल वैकल्पिक विषय को तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन भूगोल वैकल्पिक विषय को तैयार करने के साथ साथ आप सामान्य अध्ययन की भी तैयारी कर रहे हैं। जब आप साइंस से ऑप्शनल की तरफ आएंगे तो आसानी से आपको भूगोल के चैप्टर समझ में आएंगे। यानी जैसे मैं आपको सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट समझा दूंगा और उसके बाद मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट समझा दूंगा, यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की कितने प्रकार से विधियां हैं, कैसे कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो आप देखिएगा आप आराम से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जलीय चक्र, आप ऊष्मा बजट की संकल्पना को न केवल समझ पाएंगे बल्कि इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आप एक चैप्टर को आसानी से तैयार कर पाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है, बस मुझे फॉलो करते हुए चलिए, जितना मैं कहूँ उतना कार्य करते चलिए। जैसे मैं सिनॉप्सिस बना रहा हूँ वैसे आप भी क्या कीजिए, कॉपी में अपना सिनॉप्सिस बनाते जाइए, यानी टॉपिक को तोड़ तोड़ करके तैयार करते चलिए, और देखिएगा कि एक समय के बाद आपको लगेगा कि आपने भूगोल वैकल्पिक विषय का अगर चयन किया और एक अप्रोच से पहले नेचर ऑफ सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने सब्जेक्ट को तैयार करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि आप जो है एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान देना है, जो आपके आसपास लोग होंगे, हो सकता है वो आप जिस अप्रोच से तैयारी कर रहे हो उस अप्रोच से वो तैयारी ना कर रहे हो। उसका कारण ये भी हो सकता है उनका बैकग्राउंड ज्योग्राफी ना हो, उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी ना हो सकता है वो मेरे द्वारा उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा हो, वो एक किसी और पैटर्न पे चल रहे हो। तो उनसे आप इन्फ्लुएंस होने के बजाय उनसे जिस टॉपिक को आप तैयार कर चुके होंगे और अगर उन्होंने भी तैयार कर लिया हो तो उस टॉपिक पर डिस्कस कीजिएगा, तो आपको क्लियर होगा कि किसको टॉपिक पर बेहतर समझे। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब मैं आपको साइंस समझा रहा हूँ तो मैं साइंस का चैप्टर नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ साइंस के उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को आप आसानी से समझ पाएँ। और ये समझने के बाद आपकी मर्जी में है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, हीट चैप्टर, बहुत सारी बातें क्लियर भी हो जाएंगी। तो देखिए अब आते हैं कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के में कंपेयर करने के पहले
लेटेंट हीट के फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं, तो ध्यान दीजिए, लेटेंट हीट का संबंध पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन से है। यानी अगर कोई भी ठोस पदार्थ तरल में या तरल पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, या जो गैसीय अवस्था में है वो तरल अवस्था में, और जो तरल पदार्थ है ठोस अवस्था में, तो इस समय जो लेटेंट हीट है वो या तो अधिक या कम हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पदार्थ की अवस्था में जब कभी भी परिवर्तन होता है तो उस समय हमें लेटेंट हीट के बारे में सोचना होगा। अब लेटेंट हीट के साइंस को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि दो अणु हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। न्यूटन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जो ये अणुओं के मध्य क्या है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अब ये जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसके प्रभाव को हमें कम करना है। यानी इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी को हमें बढ़ानी है। तो ऊर्जा की वह मात्रा जिसका उपयोग अणुओं के आकर्षण बल के प्रभाव को कम करके उनके बीच दूरी बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऊर्जा की वह मात्रा जिसका उपयोग अणुओं के मध्य आकर्षण बल के प्रभाव को कम करके अणुओं के मध्य दूरी बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो सोचिए कि दो अणु हैं, यहाँ इनके बीच की दूरी बढ़ गई। अगर ये ठोस पदार्थ है और यदि यह तरल पदार्थ है, और उसके बाद अगर हम गैसीय अवस्था की बात करें, उनके बीच की दूरी अगर और अधिक है, तो जैसे जैसे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं उस पदार्थ में लेटेंट हीट बढ़ता जाएगा। क्योंकि लेटेंट हीट का मतलब ही है ऊर्जा की वह मात्रा जिससे हम इनके बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि अणुओं के मध्य दूरी एक वर्ड है और लेटेंट हीट दूसरा वर्ड है। तो लेटेंट हीट कारण हुआ और अणुओं के मध्य की दूरी जो बढ़ रही है वो प्रभाव हो गया। तो दोनों में किस प्रकार का रिलेशन होगा, अब इसे समझिएगा। अणुओं के मध्य दूरी का लेटेंट हीट से सीधा संबंध होता है। तो दो फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखना है। एक कि अणु संवेदनशील ऊष्मा का अणुओं की गतिज ऊर्जा से सीधा संबंध होता है। दूसरा, अणुओं के मध्य दूरी का गुप्त ऊष्मा से सीधा संबंध होता है, लेटेंट हीट से सीधा संबंध होता है। यानी जब ठोस तरल अवस्था में परिवर्तित होगा, ठोस पदार्थ तरल अवस्था में परिवर्तित होगा, तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो लेटेंट हीट बढ़ेगा। अगर तरल पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, तो लेटेंट हीट और क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वहीं गैसीय अवस्था में जो पदार्थ है वो तरल पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है तो अणुओं के बीच की दूरी कम होगी, लेटेंट हीट क्या होगा, कम होगा। अब प्रश्न उठता है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। ये भी आपने स्कूल टाइम में ही पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन होता रहता है। तो सेंसेबल हीट का लेटेंट हीट में, लेटेंट हीट का सेंसेबल हीट में परिवर्तन होते रहता है। जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो या तो लेटेंट हीट सेंसेबल हीट में चेंज करता है
यह सेंसेबल हीट लेटेंट हीट में चेंज करता है। अब इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, और उदाहरण के द्वारा समझने में ऐसा समझिए जो आपके टॉपिक से संबंधित भी है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है जलीय चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और आपको सेंसेबल और लेटेंट हीट की अगर समझ ना हो तो आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के टॉपिक को ही नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर हम जल और जल वाष्प, वाटर वेपर दोनों की बात करें, तो जब जल जल वाष्प में परिवर्तित होता है, लिक्विड गैस में चेंज कर रहा है, तो यहाँ अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ रही है। जिस प्रक्रिया के द्वारा जल जल वाष्प में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। यानी वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल का जल वाष्प में परिवर्तन होता है। अब ध्यान दीजिए कि यदि आपसे कहा जाए कि इस प्रक्रिया में एनर्जी का कौन सा फॉर्म किस में चेंज करता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि यहाँ पर सेंसेबल हीट, संवेदनशील ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए कि अगर सेंसेबल हीट का लेटेंट हीट में परिवर्तन हुआ तो जो वाटर में सेंसेबल हीट था अब वो यहाँ किस फॉर्म में? लेटेंट हीट के फॉर्म में। क्यों है? क्योंकि यहाँ अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई है। अब वहीं अगर जल वाष्प का जल में परिवर्तन होता है तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वाटर वेपर वाटर में चेंज करता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। अब समझिए, कंडेंसेशन के समय जहां वाष्प जल में परिवर्तित हो रहा है वहीं अणुओं के बीच की दूरी कम हो रही है, इसलिए इस प्रक्रिया के समय गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होता है। हमेशा ध्यान दीजिए, यह हो गया विज्ञान। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पष्ट किया कि भूगोल में हम ये देखते हैं कहाँ की बात की जा रही है। तो अगर कोई आपसे कहे वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहाँ होगी, तो कहेंगे जल की सतह पर होगी। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल की सतह पर क्या होगा? तो जल वाष्प में परिवर्तित होगा, जिससे जल में सेंसेबल हीट जो है वो कम हो जाएगा और वाष्प बनकर कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। तो वाष्प बनकर जो वायुमंडल में जा रहा है वो अपने साथ क्या लेकर जा रहा है? सेंसेबल हीट को लेटेंट हीट के फॉर्म में लेकर जा रहा है। और कंडेंसेशन कहाँ होगा? तो कहेंगे कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया कहाँ होगी? तो वायुमंडल में होगी। वायुमंडल में जब कंडेंसेशन होगा तो लेटेंट हीट किस में चेंज कर रहा है? सेंसेबल हीट में। इससे क्या होगा? वायु के तापमान में वृद्धि होगी। तो सोचिए, आपने किसको समझा यहाँ पर कि वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट, ये सारे वर्ड से आप परिचित हो गए। एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो कहीं पर भी किसी भी जगह आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कई सारे पॉइंट को डेराइव कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसको देखिए। आगे बढ़ने के पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके को समझना कि जब कभी भी हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते हैं प्रक्रिया का। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कहा था कि अध्ययन हम हमेशा किसका करते हैं? परिवर्तन का। और जब हम प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, प्रोसेस का, तो ऐसा करने के क्रम में सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि किसी भी प्रक्रिया के प्रारंभ होने के लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यह जानना आवश्यक होता है कि प्रक्रिया के प्रारंभ होने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है।
तीसरे नंबर पे यह जानना आवश्यक होता है कि प्रक्रिया के अंत में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है और उस प्रश्न का संबंध किसी प्रक्रिया या परिवर्तन से है, तो पहले उस प्रक्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर दिए कि वो प्रक्रिया है क्या। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेप में दीजिए कि पहले ये बताइए कि वह प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए। फिर ये स्पष्ट कीजिए कि अगर वह प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। फिर अंत में कंक्लूड कीजिए कि जब प्रक्रिया समाप्त होगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी। चूँकि अभी हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसे आधार बनाकर ही प्रक्रिया को पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी डिस्कशन का टॉपिक था वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, और समझना हमें है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को। तो सोचिए कि यदि आपको यह कहा जाए कि वाष्पीकरण के समय ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण के समय जल की सतह से वायुमंडल में जलवाष्प के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब सोचिए कि जल की सतह से, कहाँ से, जल की सतह से, यानी यदि यह जल की सतह है और वायुमंडल में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, किसके द्वारा, तो जल वाष्प के द्वारा। तो बेसिक लेवल पर भी आप ये जानते होंगे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा अधिक तापमान वाले क्षेत्र या अधिक तापमान वाली वस्तु या अधिक तापमान वाली सतह से कम तापमान वाले क्षेत्र या वस्तु या सतह की ओर होता है। तो यदि वाष्पीकरण के समय जल की सतह से वायुमंडल में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो गया कि जल की सतह का तापमान किससे अधिक होना चाहिए, वायुमंडल से अधिक होना चाहिए। अब सोचिए, ये एक आपको अब आप डेराइव कर सकते हैं। अब आप कैसे डेराइव कर सकते हैं उसे समझिएगा कि अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर टिप्पणी करें या वाष्पीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जल का वाष्प में परिवर्तन होता है। दूसरा लाइन क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया के द्वारा जल की सतह से वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में यानी जलवाष्प के द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। फिर मेन टॉपिक पर कैसे आ जाएंगे, कहेंगे इसका मतलब कि वाष्पीकरण के प्रारंभ होने के लिए सबसे पहले यानी प्रारंभ होने के लिए जल की सतह का तापमान वायु के तापमान से अधिक होना चाहिए। यह पहला कंडीशन है। अब ध्यान दीजिए, जब आप भूगोल का आंसर लिख रहे हैं तो साइंस वाले पार्ट को वहाँ एक समझाने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहेंगे कि जल की सतह के तापमान में वृद्धि के लिए जल की सतह का सेंसिबल हीट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जब जल की सतह के तापमान में वृद्धि होने लगती है यानी जल की सतह के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है और वह तापमान वायु के तापमान से अधिक हो जाता है, तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वाष्पीकरण की। अब कहेंगे प्रारंभ होने पर क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट है। तो प्रारंभ होने पर जल का वाष्प में परिवर्तन होता है। जब जल का वाष्प में परिवर्तन होता है तो क्या होता है,
तो संवेदनशील ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होता है। जब संवेदनशील ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो कहेंगे जल की सतह के तापमान में कमी आती है। ये तो कहाँ की बात हो गई? जल की सतह के तापमान में कमी आती है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होती है। अब सोचिए कब तक वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है? अंत में क्या होता है? तो कहेंगे अंत में जल की सतह का तापमान वायु के तापमान के बराबर हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां समझने की क्या हो सकता है? जहां एक तरफ वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जल की सतह के तापमान में कमी आ रही है और वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि हो रही है, वहीं अगर एक प्रक्रिया को आपने एक्सप्लेन कर दिया तो कंक्लूड क्या करेंगे कि वाष्पीकरण के साथ साथ एक और प्रक्रिया हो सकती है जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो जैसे आप कंडेंसेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे कि वहीं संघनन की जब बात होगी तो संघनन की प्रक्रिया कहाँ होगी? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में संघनन के कारण जब जल वाष्प का जल के बूंदों में या हीम के कणों में परिवर्तन होता है, हीम के कणों में परिवर्तन होता है, तब ऐसे में लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। अब सोचिए, अब आप कहेंगे क्यों गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होता है? क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो जो पहले वाटर वेपर में लेटेंट हीट था वो सेंसेबल हीट में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। तो जैसे ही गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होता है, वैसे ही कह सकते हैं ना कि संघनन के कारण वायुमंडल के तापमान में, यानी वायुमंडल या वायु के तापमान में वृद्धि होती है। तो आप सोचिए, किताबों में ऐसा लिखा रहेगा कि कंडेंसेशन के कारण वायु के तापमान में वृद्धि हो जाती है, ये रटना हो गया। और वहीं पर अगर आपके पास फंडामेंटल क्लियर होंगे तो कहेंगे कंडेंसेशन के कारण जब जल वाष्प का जल के बूंदों या हीम के कणों में परिवर्तन होता है तो उस समय गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा के रूप में परिवर्तन होने के कारण ही वायु के तापमान में वृद्धि होती है। यानी वायु के तापमान में होने वाली वृद्धि का आपने क्या कर दिया? वैज्ञानिक कारण बता दिया। अब सोचिए, अगर आपने किसके बारे में एक्सप्लेन किया? क्वेश्चन पूछा गया वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने के साथ आपने इसको कंक्लूड किससे किया? कंडेंसेशन से। कहा कि जहां एक तरफ वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल की सतह के तापमान में कमी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ वायुमंडल के तापमान में वृद्धि भी होती है, क्योंकि उस समय वायुमंडल में जब वाष्प जाता है तो जब कंडेंस होगा तो तापमान बढ़ता है। तो एक साथ अगर ये दो प्रक्रिया होगी तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आएगी जहां जल की सतह और वायु का तापमान दोनों बराबर हो जाए। तो कुल मिलाकर देखिए, ये क्या है? ये लैब में जो साइंस का अध्ययन किया जाता है वो साइंस नहीं है, बल्कि आप विज्ञान की संकल्पनाओं को, मौलिक संकल्पनाओं या बेसिक कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर
वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसमें अनुसंधान नहीं करना है, बल्कि आप खुद भी चाहें तो ऑब्जर्व या सेंस कर सकते हैं कि कभी भी अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं और पानी से जो वाष्प निकल रहा है, उस वाष्प को जैसे आप टच करेंगे, वाष्प जैसे आपके बॉडी के संपर्क में आएगा और वह वाष्प जल में परिवर्तित होगा, वैसे ही जो है आपका शरीर जलने लगेगा, क्योंकि उस समय लेटेंट हीट सेंसिबल हीट के फॉर्म में चेंज करता है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको किसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि हीट होता क्या है। तो कंक्लूड आप कर पा सकते हैं आप कि जहाँ सेंसेबल हीट को हम महसूस कर सकते हैं, तापमान रूपी स्केल से मेजर कर सकते हैं, इसी सेंसेबल हीट का संबंध अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा की वह मात्रा जिसका ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे ही हम सेंसेबल हीट कहते हैं। और वहीं जब किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है उसे उस समय लेटेंट हीट, यानी लेटेंट हीट में या तो वृद्धि या कमी होती है। जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो लेटेंट हीट बढ़ जाता है, क्योंकि लेटेंट हीट ऊर्जा की वह मात्रा है जिसका उपयोग करके हम अणुओं के मध्य आकर्षण बल के प्रभाव को कम करने के साथ उसकी दूरी को बढ़ा देते हैं। और इसी आधार पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपने क्या किया, ये एक्सप्लेन कर दिया कि पहले जल की सतह के तापमान में वृद्धि होगी, उसके बाद डेराइव करके आपने क्या किया, इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ आपने क्या कहा, वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होगी। वायुमंडलीय आर्द्रता में यानी जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होगी। जब वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होगी तो जहाँ एक तरफ यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल की सतह पर हो रही है, वहीं वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होने पर कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी, यानी जल वाष्प का जल की बूंद या हिम के कणों में परिवर्तन होगा। जैसे कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी तो इस कंडेंसेशन से बादलों का निर्माण हो सकता है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो सकता है। और जब इन बादलों का निर्माण होगा तो इन्हीं बादलों के निर्माण के कारण जो बादल में के साथ जो जल की बूंद या हिम के कण हैं वो सतह पर आ सकते हैं, यानी वर्षण की प्रक्रिया हो सकती है। तो सोचिए कि कुल मिलाकर आपने 3 तरह के प्रोसेस को यहाँ पर यूज में ला सकते हैं। पहला वाष्पीकरण, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा वर्षण। यानी वर्षा की प्रक्रिया होने के लिए क्लाउड का फॉर्मेशन, बादलों का निर्माण होना आवश्यक है। बादलों के बनने के लिए कंडेंसेशन का होना आवश्यक है। केवल कंडेंसेशन का नहीं, कंडेंसेशन का होना आवश्यक है। कंडेंसेशन के होने के लिए वायुमंडल में वाष्प की मात्रा का होना आवश्यक है। वायुमंडल में वाष्प की मात्रा यानी वायुमंडलीय आर्द्रता के अधिक होने के लिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया का होना आवश्यक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के होने के लिए जल की सतह का तापमान अधिक होना आवश्यक है। इसलिए जब कभी भी जल की सतह के तापमान में वृद्धि होती है तब वाष्पीकरण के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होने पर न केवल कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है बल्कि बादलों के बनने पर वर्षण की प्रक्रिया के लिए भी अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। और इन तीनों का संबंध जल चक्र की प्रक्रिया से है। तो आप सोचिए, अगर कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ आपको अभी मैं ऊष्मा की मौलिक संकल्पना को समझने के लिए, यानी ऊष्मा बजट के टॉपिक को तैयार करने के पहले आपको ऊष्मा के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए और साथ में आपको इसकी भी समझ होनी चाहिए कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। उसी को मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपको साइंस की सहायता से वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इस लेवल पर भी आप चाहें तो अगर आपसे टॉपिक को पढ़े बिना भी आपसे कोई कहे कि जल चक्र की प्रक्रिया पर टिप्पणी करें, तो जल चक्र की प्रक्रिया पर टिप्पणी करें तो पहले जल चक्र की प्रक्रिया को सीधा सीधा क्या है कि यह एक डायग्राम बनाया,
और इस डायग्राम की सहायता से आप चाहें तो जल चक्र प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने क्या पहले बताया कि जब कभी भी क्वेश्चन प्रक्रिया पर हो तो पहले प्रक्रिया के मीनिंग को स्पष्ट कर दीजिए, प्रक्रिया को स्पष्ट करिए है क्या। उसके बाद क्या समझाया, प्रक्रिया के प्रारंभ होने के लिए, यानी प्रक्रिया के प्रारंभ होने के लिए आवश्यक दशाएं, उसके बाद प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, उसके बाद प्रक्रिया के अंत में प्रभाव। तो आप सोचिए, इस टॉपिक पर अगर आंसर लिखना हो और जितनी आपकी समझ है उतने ही समझ को आधार बनाकर आपको अपनी बातों को कहनी है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है 150 वर्ड्स में और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन के पूछे जाने के बाद फिर से आप तैयारी करने जाएंगे, बल्कि अपनी समझ के आधार पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पर एक टिप्पणी लिखिए, तो कहेंगे ना कि जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल के मध्य जल का विभिन्न रूपों में, डिफरेंट फॉर्म्स में चक्रीय प्रवाह को ही जल चक्र की प्रक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्द में सीधा लिखना है तो जल चक्र की प्रक्रिया का संबंध जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के मध्य जल के विभिन्न रूपों में चक्रीय प्रवाह से। अब जैसे एक लाइन मिल गया, यही लाइन से स्टार्ट करिए, कोई भूमिका ना बनाइए, और जैसे ये लाइन मिला साथ में डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने के बाद आप क्या कीजिए कि प्रारंभ होने के लिए आवश्यक दशाओं की बात करें तो पहले किस प्रक्रिया का वर्णन करेंगे कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले किसका वर्णन करेंगे, सबसे पहले वाष्पीकरण का वर्णन करेंगे, जैसा भी हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद किसका वर्णन करेंगे, वायुमंडल में होने वाले संघनन की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। उसके बाद किसका वर्णन करेंगे, वर्षण की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। यानी आप सोचिए, जब आप वाष्पीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं तो अब जल चक्र की प्रक्रिया के अंतर्गत जो 3 अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं उनको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। तो आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जल की सतह से जल का वाष्प में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण है। तो पहले आप वाष्पीकरण बताइए, इसके मीनिंग को बताइए, फिर बताइए वाष्पीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होती है, फिर कंडेंसेशन बताइए, फिर वर्षण बताइए, और ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जितनी बातें हमने आपको बताई उनको ही आधार बनाकर भी आप चाहें तो आसानी से 150 वर्ड्स में अपनी बातों को कह सकते हैं। सोचिए, टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले ही साइंस के कॉन्सेप्ट जो हैं, यानी विज्ञान से संबंधित 2 वर्ड थे, एक संवेदनशील ऊष्मा, दूसरा गुप्त ऊष्मा, और विज्ञान से संबंधित यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं, वाष्पीकरण और कंडेंसेशन। वर्षण जो है ये मौसम विज्ञान से संबंधित कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दोनों नेचुरल साइंस, यानी जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अध्ययन करेंगे तो वहाँ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन आता है, उसकी सहायता से आपने इस टॉपिक को समझ लिया। अब यहाँ से समझिए कि जैसे यहाँ कुछ आपको PDF नोट्स के सेक्शन में भी ऐसे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे, तो आप इस प्रकार से चाहें तो पहले अपना सिनॉप्सिस बना लिए और फिर सिनॉप्सिस बना के पहले खुद लिखिए। अपने द्वारा बनाए गए सिनॉप्सिस को पहले लैंग्वेज देने का कोशिश कीजिए, और जब आपको लगे कि आप अपनी बातों को कह दे रहे हैं तब आप ऐसे जो आपके सामने एक प्रकार से नोट्स के फॉर्म में आपको एक मॉडल फॉर्मेट मिल जाएगा कि आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कि देखिए, जैसे महासागरीय सतह से वायुमंडल में, वायुमंडल से महाद्वीपीय सतह तथा महाद्वीपीय सतह से सागरीय सतह में जल के विनिमय के चक्र को भूमंडलीय जलीय चक्र कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या किए, यहाँ डायग्राम बना दीजिए, और डायग्राम में जो यहाँ लिखा हुआ है वो जब आप दिखाएंगे तो अपने आप आपके लिए आंसर पढ़ने वाले को भी क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। जैसे भी हमने डायग्राम बनाया,
हमने वहाँ जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल की बात की, यहाँ पर ये वर्ड चेंज हो गया। अब देखिए दूसरा वाष्पीकरण तथा संघनन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है। तो आप वाष्पीकरण, यहाँ पर भी आप चाहें तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के एक तरफ आप क्या कीजिए, जल का वाष्प में परिवर्तन जो अभी हमने समझाया था, और वाष्प का जल में परिवर्तन, और उसे यहाँ स्पष्ट कर दीजिए। वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तथा संघनन द्वारा वाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है, जल या के बूंदों या हिम के कणों में। उसके बाद वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनने के समय ऊष्मा खर्च होती है। क्यों खर्च होती है? क्योंकि जल की संवेदनशील ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होता है, जिससे जल की सतह के तापमान में कमी आती है। तो अगर आप चाहें तो इसे इलैबोरेट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। चूँकि टिप्पणी लिखना है तो आप उतनी बातों को यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझ होगी तभी लिख पाइएगा। अगर मान लीजिए आपको समझ नहीं होगी तो वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनने के समय ऊष्मा खर्च होती है, यह जो वर्ड दिया गया है ये याद नहीं किया सकता है। जो व्यक्ति समझा रहेगा वही इसे वहाँ लिख पाएगा। और उसी प्रकार वो कहेगा कि जबकि संघनन के समय वाष्प का जल में परिवर्तित होने से ऊष्मा मुक्त होती है। कहाँ मुक्त होती है? वायुमंडल में मुक्त होती है। यानी क्यों मुक्त होती है? क्योंकि उस समय गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। अभी आप ये जल चक्र की प्रक्रिया से अलग पॉइंट है, आंसर लिखते समय इस पॉइंट को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी तत्व या वस्तु में निहित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। वही तापमान किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन है। तो सोचिए, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, फॉर्म है। टेम्परेचर से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन करते हैं। तो अगर जल चक्र की प्रक्रिया पर आंसर लिखना है तो इस पॉइंट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जल के वाष्पीकरण तथा उसके वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया के दौरान खर्च ऊष्मा की ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो किस लाइन का स्पष्टीकरण हो गया? इस लाइन का, कि वाष्पीकरण के समय जो ऊष्मा खर्च होती है वो क्यों खर्च होती है। तो अगर स्पष्ट करना हो तो इस लाइन को लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जलवाष्प के संघनन के बाद, यानी जलवाष्प जब कंडेंस्ड होता है, जो ऊष्मा विमुक्त होती है किस फॉर्म में? गुप्त ऊष्मा, जो संवेदनशील ऊष्मा के फॉर्म में रिलीज होती है। तो देखिए वह 540 से 6.607 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। आंसर लिखते समय इन सब को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जब कंडेंसेशन होता है तो उसमें गुप्त ऊष्मा का संवेदनशील ऊष्मा में निष्कासन होता है। तो जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो कुछ ऐसे डेटा वगैरह मिलेंगे। ये सब सिर्फ होता है कि एक आपको जानकारी मिले कि कितना हीट बढ़ सकता है, कितना एनर्जी रिलीज होता है। अब देखिए, 1 ग्राम हीम को जल में परिवर्तित करने के लिए, हीम को किस में परिवर्तित करने के लिए? जल में। अब यहाँ समझिए कि बर्फ अगर पिघल रहा है तो अणुओं के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो लेटेंट हीट बढ़ेगा तो आसपास के वातावरण का सेंसेबल हीट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो ऊष्मा की आवश्यक मात्रा को की आवश्यकता होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो 78 to 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसका भी जल चक्र की प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। 1 ग्राम हीम को सीधे जलवाष्प में परिवर्तित करने के लिए वांछित ऊष्मा की मात्रा को ऊर्ध्वपातन, यानी आप कह सकते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह क्या कह रहा है कि हम चाहें तो सीधे बर्फ को वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं। इस समय लेटेंट हीट और अधिक चाहिए होगा। इस लाइन को भी यहाँ लिखना है। 1 ग्राम जल के गैसीय रूप में परिवर्तित, 1 ग्राम जल को गैसीय रूप में परिवर्तित करने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा गुप्त ऊष्मा जो है वो इतनी होती है। तो देखिए ये सब जो है ऐसे लाइन हैं जो साइंस यानी विज्ञान की किताबों में भी लिखा हुआ मिल सकता है, भूगोल की किताबों का भी अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को तैयार करना है और जल चक्र की प्रक्रिया पर आंसर लिखना है तो ऐसे पॉइंट का वहाँ कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आप क्या करेंगे? अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या समझाया आज की क्लास में। डिस्कशन स्टार्ट किया सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और टॉपिक था टेम्परेचर। टेम्परेचर को पहले हम लोगों ने ब्रेक किया कि टेम्परेचर
के सेक्शन से यानी इस टॉपिक से कितने प्रकार के सब टॉपिक्स निकल रहे हैं। तो देखा हमने ऊष्मा बजट की संकल्पना, सूर्य तप, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ताप ह्रास दर और साथ में तापीय विलोमता। फिर हमने क्या निर्धारित किया कि ऊष्मा बजट की संकल्पना यानी हीट बजट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें हीट की तो समझ होनी चाहिए, और हीट को समझने क्रम में हमने देखा कि सेंसेबल और लेटेंट हीट दोनों में डिफरेंस है। सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट में परिवर्तन होते रहता है, यानी सेंसेबल हीट लेटेंट हीट में भी चेंज कर जाता है, लेटेंट हीट भी सेंसेबल हीट में चेंज कर जाता है। यानी हमने आज के क्लास के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि संवेदनशील ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा है क्या, और इसे समझने के क्रम में हमने यह भी देखा कि किस प्रकार जल की सतह से जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में जाता है, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। और साथ में हमने ये भी समझा कि किस प्रकार वायुमंडल में जब कंडेंसेशन होता है तो वायु के तापमान में वृद्धि होती है, और कंडेंसेशन के समय जब जल वाष्प का जल की बूंदों या हिम के कणों में परिवर्तन होता है तो बादलों का निर्माण होता है, जिससे वर्षा हो सकती है। और कहीं ना कहीं आज के क्लास के माध्यम से जो वर्ड आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, उसमें पहला वर्ड है हीट होता क्या है, दूसरा सेंसेबल हीट, लेटेंट हीट क्या है, उसके बाद यानी इन तीनों ऊष्मा, सेंसेबल हीट, लेटेंट हीट के बाद वाष्पीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, संघनन क्या है और वर्षण क्या है। तो ऐसे कुछ वर्ड थे, यानी मुख्य रूप से 5 शब्दों के बारे में आज मैंने डिस्कस किया। सेंसेबल हीट, लेटेंट हीट, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। इनके केवल शाब्दिक अर्थ को समझाते हुए कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स को क्लियर करने का प्रयास किया। लेकिन इसी कार्य को करने के क्रम में आपने देखा कि आप अगर जल चक्र की प्रक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप इतनी समझ के आधार पर भी लिख सकते हैं, और साथ में आप इस स्टेप पर यानी इसी स्टेज में आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार तापमान मौसम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि अगर जल की सतह के तापमान में वृद्धि नहीं होगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि नहीं होगी, वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि नहीं होगी तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, कंडेंसेशन की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बारिश ही नहीं होगी। तो वायुमंडल में जो होने वाला परिवर्तन है उसका कहीं ना कहीं मूल कारण तो तापमान ही तो है। अब हमें इसे यानी यह जो आज डिस्कशन था वो फंडामेंटल्स ऑफ हीट पे था। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हीट का ट्रांसफ़र कितने प्रकार से हो सकता है, और उसको समझने के साथ यह भी समझना है कि जो पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह किस रूप में होती है, और पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, और इस पृथ्वी से फिर बाह्य अंतरिक्ष में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, जिससे ऊष्मा बजट की संकल्पना के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। यानी नेक्स्ट क्लास में हमें यह समझना है कि एक आदर्श वायुमंडल में पृथ्वी का औसत तापमान किस प्रकार से कांस्टेंट रह सकता है, नियत रह सकता है। यानी डिस्कशन का मेन टॉपिक रहेगा ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां और ऊष्मा बजट की संकल्पना। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।